गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका लास्ट पीरियड ले रहे हैं। इसके बाद हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करना है आपको। तो आज हम जल्दी से वो कराएंगे आपका जो बचा हुआ कोर्स है वो, और उसके बाद आपको तैयारी करना। और अभी हमारा 2 पीरियड आज हम लेंगे आपका। एक पीरियड 9 से 9:30 वाला भी लेंगे, और 10 से 10:30 वाला भी। 2 पीरियड लेंगे हम। मैथ वाला पीरियड भी हम ही लेंगे। तो और इसके बाद जो जल्दी जल्दी हम पढ़ा देंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करा देंगे। उसमें जो प्रॉब्लम हो फिर आप हमको लिख के भेजना, तो हम सॉल्व करा देंगे आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम। सबसे पहले पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण विशेषण कहते किसे हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, है ना। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह एक ऊंचा, इस विशाल, सुंदर, काला, मोटा आदि, है ना। तो ये विशेषण हैं। अब विशेषण होते, फिर इनके विशेष्य भी होते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे यह कमीज नीली है, तो इस कमीज की विशेषता क्या है? नीली है। तो नीली क्या हो गया? विशेषण। और किसकी विशेषता बताई गई? कमीज की। तो कमीज हो गया विशेष्य। ठीक है, तो ये इस विशेष कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों से किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति के दो गुण, दोष, रूप, रंग आदि की का बोध होता है ने? जैसे मोटा गद्दा, काली बिल्ली, शहरी जीवन में चहल पहल रहती है। तो ये कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। या फिर सुंदर लड़की। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्द की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 हैं। जैसे मेरे पास 5 पेन हैं, कुछ हाथी। इस तरह से ये है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। इनमें नाप तोल, मात्रा नापी जाती है। संज्ञा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, मतलब वजन का। इनको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने उस दिन 2 किलो मिठाई खरीदी। 2 किलो। उसने कुछ सीमेंट हमारे यहाँ भेजा, कुछ थोड़ा दूध चाहिए, 10 किलो लड्डू दीजिए। तो ये परिमाणवाचक है। इसी तरह से अंतिम होता है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम पद संज्ञा से पहले उसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, कौन, जो, जिन, ये होते हैं सार्वनामिक विशेषण। यह मेरा घर है, वह लड़की बुद्धिमान है, ये हुए सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब हम इसमें बताएंगे। और ये आपको ये टेबल पढ़ लेना है, थोड़ा सा याद कर लेना है, थोड़ा सा देख लेना तो अपने से समझ में आ जाएगी। अब ये है, आपने क्या सीखा? निम्नलिखित विशेषण के साथ उनके उचित विशेष शब्द लगा कर लिखिए। नमकीन, नमकीन तो मतलब विशेषता हो गई ना किसी चीज़ की। तो नमकीन रोटी हो सकती है, नमकीन सेब हो सकते हैं, नमकीन पराठा हो सकता है ना। तो नमकीन रोटी। सुंदर लड़की, सुंदर फूल, सुंदर लड़का। उत्तम, उत्तम भोजन, उत्तम स्वास्थ्य, तरल पदार्थ, तरल दूध, है ना। तो ये विशेष्य लगाए हमने। तरल दूध, उत्तम भोजन, नमकीन रोटी, सुंदर फूल। अब इसमें क्या है? इसमें विशेषण लिखना है। घटना, भयानक घटना। रात, चांदनी रात, अंधेरी रात, कुछ भी हो सकता है। विचार, अच्छे विचार। वस्त्र, नए वस्त्र, लाल वस्त्र,
पुराने वस्त्र, सुंदर वस्त्र, कुछ भी होता है। निम्नलिखित में सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण छांटिए। वह बीमार है, वह क्या हो गया? सर्वनाम। वे स्त्रियां बुनाई कर रही हैं, सार्वनामिक विशेषण है वे। वे स्त्रियां। अब इस तरह से हमारा पाठ पूरा हुआ क्या? ये इसके प्रश्न उत्तर कराएंगे हम। विशेषण किसे कहते हैं? वही बता दिया कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण व संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के केवल गुण आते हैं या गुण अवगुण दोनों आते हैं? गुणवाचक विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के केवल गुण आते हैं, गुण और अवगुण दोनों आते हैं। ऐसे बताया है ना। गुणवाचक विशेषण में गुण और अवगुण दोनों आते हैं, गुण दोष दोनों का बोध होता है, तो गुण या अवगुण दोनों ही आते हैं। अब क्या है, ये इन प्रश्नों ये वाले छोड़ दो, जल्दी जल्दी कराएंगे क्योंकि है ना ये पूरा कराना है इतना, और फिर आपको समझा नहीं पाएंगे फिर हम। नीचे दिया एक विशेषण विशेष शब्दों का विलाल कीजिए। चालाक, चालाक कौन होता है? लोमड़ी। हास्य, कवि, सफ़ेद, संगमरमर। मैच द पेयर किया ना। चालाक, लोमड़ी, हास्य, कवि, सफ़ेद, संगमरमर। सही विकल्प चुनकर उन पर सही का निशान लगाइए। विशेषण शब्द कहलाते हैं संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को, वर्णों की विशेषता बताने वाले शब्दों को, स्वरों की विशेषता बताने वाले शब्दों को। किसको कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता, इन्हें बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम से पूर्व, विशेषण से पूर्व, संज्ञा शब्द से पूर्व। तो संज्ञा शब्द से पूर्व, ठीक है। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं प्रविशेषण। ये प्रविशेषण हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका विशेषण का पाठ। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया मतलब कार्य करना, इसको क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना अथवा होना का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे नीरजा पुस्तक पढ़ रही है, अनिल दौड़ रहा है, शीना हंस रही है, कमल पतंग उड़ा रहा है। तो ये इसमें क्या है? पढ़ रही है, ये क्रिया है पहले में, दूसरे में दौड़ रहा है क्रिया है, तीसरे में हंस रही है क्रिया है, चौथे में उड़ा रहा है क्रिया है। तो इस तरह से जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया जब केवल कर्ता और क्रिया मिलकर वाक्य को पूर्णता देते हैं, वाक्य में कर्म नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जॉर्ज हंसता है, सुहेल सो रहा है। और सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जब कर्ता को क्रिया का फल कर्ता की क्रिया का कर्म फल पर पड़ता है, फल कर्म पर पड़ता है और वाक्य में कर्ता, क्रिया व कर्म तीनों का समावेश होता है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी, नगमा फल खाती है, आदित्य क्रिकेट खेलता है। कर्ता की क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है तो वह से सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस तरह से मुख्य रूप से 2 ही क्रियाओं के भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। हाँ, तो अब हम इसकी वो करेंगे एक्सरसाइज। कहाँ से करेंगे? निम्न वाक्यों में क्रिया का सही प्रयोग कीजिए। शरद ने मुझे उपहार दी, क्या हुआ? शरद ने मुझे उपहार दिया। बादल ने गर्जना किया, बादल ने गर्जना की। वर्षा ऋतु में वृक्ष आमों से लद गया, वर्षा ऋतु में वृक्ष आमों से लद गए। हाँ, ये हुआ। चित्रों के अनुसार सही क्रिया का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। जैसे नदी बह रही है, बच्चे खेल रहे हैं, नौकर झाड़ू लगा रहा है,
माली पौधों को पानी दे रहा है। ठीक है। निम्नलिखित क्रियाओं के भेद लिखिए। बच्चे दौड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया। गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा जा रहा है, सकर्मक क्रिया। सुस्मिता गा रही है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये हुआ। अब हम सही क्रिया शब्दों का प्रयोग कीजिए। नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। माँ ने पिताजी को चाय पिलाई। लता मंगेशकर ने मधुर गीत गाया। तो निकलती है, पिलाई और गाया। मैं खेलता रहा, मैं गेंद खेलता हूँ, सकर्मक क्रिया बनी। नीरा गाती है, नीरा गीत गा रही है। वह खा रही है आम, वह आम खाती है। तो क्रिया से क्या समझे? क्रिया से आप क्या समझते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। इसका उत्तर होगा क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो वही है ये प्रश्न। और पहला मौखिक प्रश्न भी क्या है? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से, देखो ये, जिस शब्द से किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो इसका पहले का उत्तर हो गया। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है। निम्न वाक्यों में सही और गलत का निशान लगाना है। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्ता कोई कार्य नहीं करता। क्या है ये? गलत। वाक्य की जिस क्रिया के साथ कर्म ना जुड़ा हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सही। 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग करना संयुक्त क्रिया कहलाता है। सही। अब है सही विकल्पों का चयन कर उन पर सही का चिन्ह लगाइए। क्रिया कहलाता है कार्य का करना, होना, कार्य का होना, कार्य का करना, कार्य का करना या होना। गा वाला, कार्य का करना या होना। जिस क्रिया में एक कर्म होता है वह कहलाती है अकर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी से करवाता है तो क्रिया का रूप होता है अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। अच्छा, ये अपना क्रिया वाला पार्ट हो गया। अब तीसरा पढ़ेंगे हम काल। काल क्या होता है? समय। टेंस काल मतलब टेंस होते हैं। तो क्रिया के होने में लगने वाले समय को हम काल कहते हैं। जब क्रिया होती है, कोई दौड़ रहा है, क्रिया कर रहा है ना, तो कितनी देर दौड़ा उसको हम कहते हैं काल। तो क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। और काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल होता है वो काल जिसमें काम पहले से हो गया हो चुका हो। वर्तमान काल कौन सा होता है? उसमें काम चल रहा होता है। जैसे नीति गाना गा रही है, मोहिनी फुटबॉल खेल रही है। और भूतकाल का उदाहरण क्या है? गाड़ी जा चुकी है, मैंने खाना खा लिया है। तो ये हो चुका, खा चुके हैं ना, खा लिया। और ये हो रहा है, गाना गा रही है और मोहिनी फुटबॉल खेल रही है। और तीसरी होती है वर्तमान काल, भविष्य काल, आगे जो होने वाला है। आज भविष्य काल, जो भविष्य में आगे होने वाले जिस वाक्य से यह पता चले कि क्रिया अभी की जाएगी, अर्थात कार्य होगा भविष्य में, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आज तो मैं फिल्म देखने जाऊंगा, है ना। आज भोजन स्वादिष्ट होगा, ये मतलब आगे होने वाला है, तो इसको कहते हैं भविष्य काल। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी होगी उसे भविष्यत काल कहते हैं। अब ये हो गए आपकी क्रिया काल पूरे। अब इनको अब देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे, इनमें जानेंगे कि कौन से काल हैं ये।
निम्न वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया के काल को रेखांकित कर उसका भेद लिखिए। पिताजी ने खाना खा लिया। खा लिया काल है ना, तो ये क्या हो गया, भूतकाल है ना। कल हम विद्यालय की ओर से विज्ञान प्रदर्शनी देखने जाएंगे, मतलब ये भविष्यत काल है ना, आगे जाएंगे, कल जाएंगे। हम छुट्टियों में तीर्थ यात्रा पर गए, ये क्या है, जा चुके ना, भूतकाल। नृत्य प्रतियोगिता में मुझे पुरस्कार मिला, ये भी भूतकाल हो गया है ना, नृत्य प्रतियोगिता हुई थी जब उसे पुरस्कार मिला था। माँ आज अनेक पकवान बना रही है, ये हो गया वर्तमान काल। ठीक है। निम्न वाक्यों के सभी कालों में लिखिए। निम्न वाक्यों को सभी कालों में लिखिए। मैंने आम खाया, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खाऊंगा, है ना। हमने मैच खेला था, हम मैच खेल रहे हैं, हम मैच खेलेंगे। माधुरी ताजमहल देख रही है, माधुरी ने ताजमहल देखा, माधुरी ताजमहल देख रही है, माधुरी ताजमहल देखेगी। ये हो गया आपका चैप्टर पूरा, ये वाला। अब इसके प्रश्न उत्तर क्या है, कैसे होंगे। काल से आप क्या समझते हैं। काल का मतलब ये लिखा है, क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। इसका उत्तर होगा क्रिया के होने वाले समय को, के होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। ठीक है। काल के भेद बताइए। काल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें जैसे कौन कौन से काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। एक ऐसा वाक्य बनाइए जिसके पीछे गा गे गी लगता हो, लेकिन वाक्य वर्तमान काल का हो। छोड़ो इसको। निम्न वाक्यों को पूरा कीजिए। जब क्रिया हो चुकी हो तो वह भूतकाल कहलाता है, जब क्रिया हो रही हो तो वह वर्तमान काल कहलाता है। सही विकल्पों को चयन कर उन पर सही का चिन्ह लगाइए। काल कहते हैं क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। ठीक है ना, इसी पे ध्यान रखना है। काल के भेद हैं 2, 3, 4। 3, वर्तमान काल में कार्य चल रहा होता है, कार्य हो चुका होता है, कार्य होना होता है, कार्य चल रहा होता है। सभा हो रही होगी, वाक्य में काल है भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। वर्तमान काल है ना, वर्तमान काल है ये। इस तरह से ये काल वाला पाठ भी पूरा हुआ। अब ये पाठ 13 बहुत बड़ा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे हम। अब हम पढ़ेंगे पाठ 14। पाठ 14 पढ़ेंगे शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी मतलब सही मात्राओं। इसमें आप लोग ये वाली टेबल पढ़ लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगी, है ना। शुद्ध वर्तनी, इसकी वो क्या है, शुद्ध वर्तन, शुद्ध शब्दों से आप क्या समझते हैं, इसका ये होगा वो इसका वो क्या है, इसका उत्तर क्या होगा, सही रूप में बचे। इसका ये प्रश्न, ये आपका प्रश्न उत्तर आएगा ही नहीं है ये वाला। निम्न वाक्यों को पूरा करो, शुद्ध शब्दों से पूरा करो। मंच पर के आते ही तालियां बजने लगीं, मतलब इसमें सही मात्रा लगाना है। शुद्ध शब्दों से आप क्या समझते हैं, जिन शब्दों पर सही मात्रा का उपयोग किया जाए उन्हें शुद्ध शब्द कहते हैं। सही मात्रा अथवा वर्तनी का प्रयोग किया जाए उन्हें शुद्ध शब्द कहते हैं। मंच पर के आते ही तालियां बजने लगी। कवि और कवि, हम लोग छोटी सी ये बात है, लेकिन गलतियां इसमें अक्सर सब लोग करते हैं। कवि, ये दूसरे नंबर वाला कवि। मंच पर कवि के आते ही तालियां बजने लगी। दूसरा, नैनीताल में की शोभा देखते ही बनती है। प्रकृति और प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति दूसरा वाला, इसका भी को भारतीय संस्कृति में ईश्वर का रूप माना जाता है। अतिथि और अतिथि, दूसरा वाला अतिथि, इनको भगवान के रूप में हम देखते हैं। अब इसको ये कहानी लिखना है, इसको छोड़ो।
अब हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब जैसे क ख ग घ मिलके क म ल, ये वर्ण है ना, क म ल, और जब इनको एक साथ पढ़ा तो क्या बना ये शब्द कमल बना। और जो इन्हीं शब्दों, जब वाक्यों वर्णों को जोड़ा तो शब्द बना, और शब्दों को जोड़ते हैं तो वाक्य बन जाता है। जैसे कमल घर जा रहा है, ये एक वाक्य है। कमल एक शब्द है, घर एक है, जा एक है, रहा है एक है ना। तो ये इस तरह से इनको जोड़ करके वाक्य बनता है। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य, एक विधेय। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के संबंध में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे राम घर जाता है, वाक्य में राम के बारे में बताया जा रहा है ना कि घर जा रहा है राम, तो इसमें राम उद्देश्य है। और इसी में राम घर, विधेय क्या होगा? राम घर जाता है में घर जाता है विधेय, क्योंकि राम उद्देश्य के विषय में बताया जा रहा है कि वह घर जा रहा है, तो घर जा रहा है विधेय और राम उद्देश्य। ठीक है। वाक्य का निर्माण दो प्रकार से होता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। इसको इतना बड़ा ऐसे नहीं आ पाएगा, अभी समझ भी नहीं पाएंगे आप लोग को, फिर समझाएंगे। जैसे इस उदाहरण देखते हैं हम। सुमित नया खिलौना लाया, तो उद्देश्य क्या है इसमें? सुमित। और विधेय क्या है? खिलौना लाया। सुमित के बारे में क्या कहा गया? खिलौना लाया। तो सुमित तो उद्देश्य हो गया, विधेय हो गया खिलौना लाया। इसी तरह से लड़कियां नृत्य कर रही हैं, लड़कियां तो उद्देश्य हो गई और नृत्य कर रही हैं विधेय हो गया। ठीक है। अब हाँ, तो इसमें वाक्य किसे कहते हैं? इसको छोड़ दो, नहीं आ पाएगा, ये कराते हैं हम। निम्न शब्दों में रचना के आधार पर सही विकल्पों पर सही का निशान लगाइए। दिव्या गाना गाकर मंच से नीचे उतर गई। कौन सा वाक्य है ये? सरल वाक्य है। यदि तुम पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य, दो वाक्य मिल रहे हैं ना। यदि तुम पढ़ते एक हो गया, अवश्य पास हो जाते तो दो, मिश्र वाक्य हो गया। मैं व्यस्त था इसलिए समारोह में न जा सका। ये कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। दो वाक्य मिला के करा गया। निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर सही विकल्पों पर सही का निशान लगाइए। अंदर चलो आज्ञावाचक वाक्य है ना, अंदर चलो आज्ञा दी गई। दूसरा है मुझे दिल्ली नहीं जाना। कौन सा वाक्य है ये? निषेध, मना कर रहा है, ये निषेधवाचक वाक्य है। शायद आज मेहमान आएंगे, ये शायद है, श्योर नहीं, निश्चित नहीं है, तो ये संदेहवाचक है। दीर्घायु हो, कौन सा वाक्य है ये? इच्छावाचक, इच्छा से कहते हैं ना, दीर्घायु हो, खुश रहो, ऐसे कहते हैं ना, तो ये संदेह इच्छावाचक वाक्य। इस तरह से ये वाक्य वाला पार्ट भी पूरा हुआ। अब अंतिम पार्ट पढ़ेंगे हम, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? पढ़ते व लिखते समय वाक्यों में विराम देने हेतु लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, है ना। पढ़ते व लिखते समय वाक्यों में विराम चिन्ह देने हेतु लगाए गए वाक्यों को विराम चिन्हों को पढ़ते व लिखते समय वाक्यों में विराम देने हेतु लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। विराम मतलब आप बीच में रुक जाते हैं थोड़ा सा। अब विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? विराम चिन्ह होते हैं, नंबर 1 पूर्ण विराम, नंबर 2 अर्ध विराम, नंबर 3 अल्प विराम, नंबर 4 प्रश्नवाचक चिन्ह, नंबर 5 विस्मयादि बोधक चिन्ह, नंबर 6 योजक चिन्ह, नंबर 7 निर्देशक चिन्ह, नंबर 8 उद्धरण या अवतरण चिन्ह, नंबर 9 कोष्ठक चिन्ह और अंतिम लाघव चिन्ह, है ना। और देखो पूर्ण विराम का उदाहरण बताते हैं। एक उदाहरण देके पूर्ण विराम लगाएंगे।
राम अयोध्या के राजा थे। पूर्ण विराम लगता है ना, लगा। अर्ध विराम में वह रोज यहाँ आता है, हमारे साथ बैठता है और अनेक समस्याओं का पर विचार करता है। तो क्या अर्ध विराम लगा ना बीच में, वह रोज यहाँ आता है, इसमें लगा ना अर्ध विराम, हमारे साथ बैठता है, अनेक समस्याओं पर विचार करता है, फिर पूर्ण विराम लगा। अल्प विराम, अल्प विराम में जब हम अपनी बात कहने के लिए बीच बीच में रुक रुक कर कहते हैं, जैसे राम लक्ष्मण सुग्रीव और अंगद साथ साथ चल रहे थे। राम, फिर अल्प विराम लग गया, फिर लक्ष्मण, फिर अल्प विराम लग गया, सुग्रीव और अंगद साथ साथ चल रहे थे। प्रश्नवाचक, तुम्हें क्या चाहिए, आप कौन हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। जहाँ प्रश्न पूछा गया उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसे लगता है, आहा, कैसे काले काले बादल घिर घिर कर आ गए हैं, आ गए, आहा, मज़ा आया था ना। या फिर अरे, तुम तो उनके भाई थे, तुम्हें भी उन्होंने चोरी की बात नहीं बताई, आश्चर्य प्रकट करने के लिए है, इसमें विस्मयादिबोधक। एक है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह में क्या होता है, अब योजक मतलब बीच में जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाया था। पास पास प्रयुक्त होने वाले शब्दों में, जैसे अपना भला बुरा हमें स्वयं सोचना चाहिए, भला बुरा, इनमें पास पास प्रयुक्त होने वाले शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे भला बुरा, दाएं बाएं, माता पिता, इनके बीच में योजक चिन्ह लगता है। निर्देशक चिन्ह संकेत के लिए किया, निर्देश देने के लिए। पुस्तकालय के निम्न निर्देश हैं, डैश लगा देते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे। नंबर 8 उद्धरण या अवतरण चिन्ह। उद्धरण, जिसके किसी की बात उन्हीं के शब्दों में कहना है। जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कृष्ण ने कहा, अर्जुन सामने खड़ी शत्रु सेना पर आक्रमण करो, तो कृष्ण जी ने ये कही होगी बात, तो उन्हीं की बात शब्दों में ये फिर बात दोहरा दी गई, तो इसको बोलते हैं उद्धरण या अवतरण चिन्ह। और नंबर 9 कोष्टक चिन्ह। वाक्य में किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बगीचे में सुंदर पुष्प, अब पुष्प नहीं समझ में आ रहा तो उसका हिंदी एक और अर्थ लिख दिया, फूल, उसको कोष्टक में लिख दिया। खिल रहे थे, बगीचे में सुंदर पुष्प खिल रहे थे या बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे थे, दोनों पढ़ सकते हैं। उसका एक और अर्थ उसका कोष्टक में लिख दिया जाता है, तो इसमें कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अंतिम है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्द को छोटा रूप देने हेतु किया जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित पूरा न लिख करके पं लिखा और आगे लाघव चिन्ह लगा दिया, तो इसको हम पंडित पढ़ेंगे। डॉक्टर आशुतोष ने नया चिकित्सालय खोला, डॉक्टर केवल डा लिखा हमने और लाघव चिन्ह लगा दिया, मतलब ये पूरा डॉक्टर पढ़ा जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये पाठ है ये। तो अब इनमें विराम चिन्ह लगाना है। दिव्या मोहिनी सात्विक पराजीव घूमने गए, तो इसमें अल्प विराम लगेगा बीच में और पूर्ण विराम। दिव्या मोहिनी, इनके बाद अल्प विराम लगेगा। ठीक है, छी छी, यह सब कहते हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कौन सा, विस्मयादिबोधक है। और अंतिम पूर्ण विराम। उस मेले में असंख्य स्त्री पुरुष नर नारी बाल वृद्ध अमीर गरीब साथ साथ, तो ये कौन सा चिन्ह हो गया, ये वाला चिन्ह, निर्देशक नहीं, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह लग गया इसमें। अब सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसमें कौन सा लगेगा, ये जो ज्यों का तो कहने वाला, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। और अरे तुम कहाँ गए थे, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, ये आपके विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं, विराम चिन्ह से आप समझते हैं ये इसका उत्तर यहाँ पर ही है। पढ़ते व लिखते समय वाक्यों में विराम देने हेतु लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। पेज नंबर 97 में ये विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपको सारे पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नाम लिख देना। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहीं तक आपका व्याकरण वो आएगा परीक्षा में।
ये आपको इन मैथ द पेयर कर लेना है, उसमें से देख देख के जो प्रकार लिखे हैं आपने उनसे देख देख कर हैं। और ये सही इनमें उपयुक्त विराम चिन्ह लगाना है। जो ये अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है इसमें से? ये क वाला, पहला वाला। पूर्ण विराम का कौन सा है? ग वाला। और लाघव चिन्ह कौन सा है? क, है ना। इस तरह से ये वैकल्पिक प्रश्न है। और पर्यायवाची और विलोम और ये सब तो आएंगे ही आपको। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, तो ये तो तैयारी करना ही है आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको इस बार हम निबंध नहीं देंगे, इस बार हम आपको अनुच्छेद देंगे, मतलब निबंध का छोटा रूप है। कम अनुच्छेद अपनी मेरी प्यारी माँ के ऊपर अनुच्छेद लिखना है। मेरी माँ, तो माँ के बारे में कम से कम 10 लाइनें आपको लिखना है। मेरी माँ मुझे सुबह उठाती हैं, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझे सुबह उठाती हैं, उठा के तैयार करती हैं, मेरा टिफ़िन तैयार करती हैं, मुझे तैयार करके स्कूल छोड़ने आती, विद्यालय छोड़ने आती हैं, फिर विद्यालय से वापस लेने आती हैं, मेरा गृह कार्य कराती हैं, मेरे कपड़े साफ़ करती हैं, मुझे खाना खिलाती हैं। इस तरह से माँ के बारे में, मेरी माँ बहुत होशियार हैं, सारे घर को संभालती हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई भी करती हैं, बहुत अच्छा गाना गाती हैं, बहुत सुंदर। इस तरह से 10 वाक्य माँ के बारे में लिखना है। और एक कहानी आप लोगों के पाठ में है ना, एकता की शक्ति पाठ कहानी जो है अपने में, एकता की शक्ति ये है कबूतर वाली। इस कहानी को भी पढ़ना है आप लोगों को, है ना। ये कहानी ज़रूर पढ़ लेना। तो ये कहानी या तो कहानी आएगी या ये आएगी। निबंध इस बार नहीं दिया है हमने, तो निबंध नहीं आएगा। इसकी अपेक्षा एक कहानी आएगी। तो या तो कहानी लिखना या माँ के विषय में 10 वाक्य लिखना। ठीक है। और एक वो पत्र आएगा। कौन सा पत्र आएगा? पिताजी से पैसे मंगाने के लिए पत्र मांगा, वो पिताजी से पैसे मंगाने के लिए पत्र हैं। तो वो कैसे करेंगे? आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर, मैं यहाँ पर प्रसन्न हूँ, आता है आप भी अच्छी तरह होंगे। ये है ना, ये छात्रावास में रहते हुए पिताजी से पत्र मंगाने के लिए, रुपए मंगाने के लिए पत्र। तो ये वाला आपको पेज नंबर 145 का ये पत्र तैयार करना है। और एकता की शक्ति निबंध तैयार करना है, कहानी। और वो एकता की शक्ति कहानी तैयार करना है, या मेरी माँ पर एक अनुच्छेद तैयार करना है, मतलब 10 लाइन कम से कम तैयार करना है। ये होगा आपका क्या बोलते हैं, ये अर्धवार्षिक परीक्षा में इतना ही आएगा। और पाठ 6 वो सुनहरी धूप के पाठ 1 से लेके 8 तक आएंगे, लेकिन पाठ 7 उसमें से नहीं आएगा। पाठ 7 की तैयारी मत करना, हाँ। जो नन्ही कलम से जो है उसको नहीं तैयार करना है। और व्याकरण तो आएंगे, हमने जितने पाठ पढ़ा दिए आपको उतने आएंगे। ठीक है ना। तो पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, ये सब आएंगे ही पाठ। तो इनकी तैयारी कर लेना। ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमको लिख के भेजना, तो हम फिर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ओके, गुड डे।